ओके बेटा, सो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका गैल्वेनोमीटर। कल जो हमने रिजल्ट ड्राइव किया था उसी के बेस्ड है ये आपका। ओके। सो गैल्वेनोमीटर हमारा बेटा सबसे पहले किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। नो डाउट बेटा, इससे आप करंट मेजर भी कर सकते हो, बट वो काफ़ी मतलब हमें उसके लिए वो अलग मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, इसका काफ़ी कुछ अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। बट सिंपली अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको कि इससे करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। बट आज की डेट में हमारे पास करंट कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए एमीटर्स होते हैं। एमीटर्स भी बने गैल्वेनोमीटर से ही है बेटा। वैसे ही वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, ठीक है, वो भी बना गैल्वेनोमीटर से ही है। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर एंड वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया। गैल्वेनोमीटर को आजकल बेसिकली हम लोग करंट डिटेक्ट करने के लिए, सर्किट में करंट है कि नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके। इसकी रेंज वगैरह काफी कम होती है, इससे भी मेजर कर सकते हो आप करंट एंड वोल्टेज। ओके। बट इसकी रेंज काफी कम होती है, रेंज बढ़ाने के लिए ही हमें एमीटर या वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके। आगे मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सो गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करते हैं बेटा। सो गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये, तो मैंने कल ही बता दिया था आपको लास्ट क्लास में कि जो आपका प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, दैट इज it is based on the principle it is based on the principle that when current carrying coil when current carrying coil is placed in magnetic field is placed in magnetic field placed in magnetic field, it experiences torque। ओके बेटा, तो करंट कैरी कॉइल क्या एक्सपीरियंस करती है बेटा? टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, रोटेट करने लग जाती है। ओके। उसी प्रिंसिपल को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग। तो गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है बेटा, इसमें क्या क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या है वो देख लेते हैं डायग्राम में। सबसे पहले बेटा गैल्वेनोमीटर में हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो मैग्नेट्स लेते हैं बेटा। ओके। ये रेडियल मैग्नेट्स होते हैं। ये रेडियल मैग्नेट्स क्यों यूज किए हुए ये भी आपको पता चल जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग रेडियल। ओके। तो ये पैरेलल फील्ड लाइंस नहीं यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने एक कॉइल को बेटा हैंग किया होता है फ्रॉम द टॉप पॉइंट। ये आपकी कॉइल है। ओके। हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। और इस कॉइल के अंदर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर भी रखा जाता है। ओके। कोर इसकी सॉफ्ट आयरन कोर की होती है। इसको यहाँ से हैंग किया होता है बेटा। ओके। ये आपका टॉर्शनल हेड होता है, यहाँ से इसे हैंग किया होता है। ओके। तो यहाँ से इसे हैंग किया होता है, ये टॉर्शनल हेड बोल देते हैं इसे। ये आपकी जो ABCD है, ये आप ABCD जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि रेडियल मैग्नेटिक मैग्नेट्स के बीच में पड़ी हुई है। नॉर्थ एंड साउथ पोल है ये मैग्नेट्स के बेटा। ओके। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ से एक वायर आ रही होती है, जो वायर यहाँ लगी होती है। ओके। और दूसरी वायर इधर से, 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 दूसरी वायर इधर से,
यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगा होता है बेटा एक, ओके। एक वायर इधर से जा रही होती है। ये स्प्रिंग बेसिकली इस हैंगिंग कॉइल को रोटेट नहीं होने देता बेटा, ओके। ये यहाँ पे इसे क्या है बेटा, टाइट रखता है। ऐसा नहीं फ्रीली रोटेट करने लग जाएगी, जैसे आप किसी चीज को हैंग करो वो थोड़ा बहुत हिलने लग जाएगी। तो ये स्प्रिंग एक तरह से, ये हेलिकल स्प्रिंग जो यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये इसे क्या करता है बेटा, होल्ड करके रखता है थोड़ा सा, ओके। सो बेटा ये आपके पास जो मैंने ये बनाया है डायग्राम, ओके। सो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ओके। इस पे हमने क्या किया हुआ बेटा, ये जो वायर है, ओके, इस वायर से हैंग किया हुआ है इस एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल को इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और यहाँ पे ये हेलिकल स्प्रिंग जो लगा हुआ है, ये इस कॉइल को यहाँ पे होल्ड करके रखता है, फ्रीली रोटेट नहीं होने देता है। ये वायर बेटा हमें कुछ ऐसे मटेरियल की चाहिए थी जो जल्दी इजीली टूटे ना, क्योंकि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो आपकी ये वाली जो वायर है ये भी साथ में ट्विस्ट होगी, और ट्विस्टिंग की वजह से ये वायर आपकी ब्रेक हो सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये टूटे। ये बेसिकली फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ओके। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। यहाँ पे इसके ऊपर एक मैग्नेट लगा होता है, सॉरी, इसके ऊपर यहाँ पे मिरर लगा होता है, सॉरी मैग्नेट नहीं, मिरर लगा होता है। ये जो मिरर है बेटा ये किस काम आता है, ये आप ना अगर ऑप्टिक्स की बात करोगे वहां पे भी होता है। जैसे ये मिरर है बेटा, इस मिरर के ऊपर एक लाइट आके फॉल करती है, ओके। और ये लाइट जब आके फॉल करती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। अब जैसे जैसे ये वायर ट्विस्ट होगी, ये मिरर जो है रोटेट होगा। अगर आपका मिरर रोटेट हो गया तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो सीधा आएगा, रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ चला जाएगा, अभी 2 थीटा एंगल से यहाँ पे डेविएट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंटर का काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे रीडिंग है, जैसे ये 0 रीडिंग है, ये 1 एम्पियर रीडिंग है, ओके। तो कुछ इस तरह से ये एक रोटेट होने लग जाएगा आपकी रिफ्लेक्टेड वे। तो हमें क्या है यहाँ पे मासलेस पॉइंटर मिल गया एक तरह से, जिससे आप काफी स्मॉल करंट भी डिटेक्ट कर सकते हो, ओके। नॉर्मली जो आप लोग मीटर्स देखते हो उनके अंदर क्या होता है बेटा, एक आपकी नीडल होती है, वो नीडल नीडल जो होती है वो पॉइंटर का काम कर रही होती है। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक मिरर है, मिरर को आपने वायर के साथ अटैच किया हुआ है। जैसे जैसे ये वायर रोटेट करेगी मिरर रोटेट करेगा, और इस मिरर के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हो रही होती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। अब जब मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करेगी तो वो अपना पाथ वैसे ही रिट्रेस कर लेगी। अब जैसे ही मिरर रोटेट हुआ थीटा एंगल से, अब ये जो इंसिडेंट रे है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल नहीं करेगी, किसी थीटा एंगल पे फॉल करेगी। तो इस वजह से रिफ्लेक्टेड रे किसी अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये रिफ्लेक्टर रे जो है बेटा ये पॉइंटर का काम कर रही है। तो जैसे जैसे ये मिरर रोटेट होगा वैसे वैसे यहाँ से ये रिफ्लेक्टर रे रोटेट करेगी, ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट फिर भी बुक्स में लिखा होता है कि ये मिरर है। बच्चे पूछते हैं कि ये मिरर क्यों है, तो मिरर का यहाँ पे क्या पर्पस है समझ आ गया है आपको, ओके। सो ये आपकी थोड़ी सी अच्छी डायग्राम बना दी है मैंने। तो ये बेटा आपके पास ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है ये रेडियल मैग्नेट्स है, ये कर्व्ड की वजह से ही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आपका सॉफ्ट आयरन होता है, ओके। सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ये कोर का काम कर रहा है यहाँ पे, दिस इज योर कोर, ओके। और ये आपका एम मिरर है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप बनी हुई है। ये जो वायर है आपकी जिससे आप रेक्टेंगुलर कॉइल को हैंग किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो अब इसकी वर्किंग क्या है बेटा, कैसे वर्क करता है ये, ओके बेटा। अब हमें एक चीज तो क्लियर है कि यहां से देखिए बेटा, इस तरफ से जब ये करंट आएगा ये वायर से क्या होगा, हम इसे अटैच कर देंगे वायर के साथ जिससे करंट आ रहा है बेटा, ओके। ये करंट यहां से होता हुआ इस कॉइल के अंदर जाएगा। जैसे इस कॉइल के अंदर करंट जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और यहां से करंट वापस इधर चला गया आपका, ओके। तो कॉइल के अंदर करंट आ चुका है जिस वजह से यहाँ पे टॉर्क क्रिएट हो जाएगा बेटा, ओके। सो व्हेन करंट passes through rectangular coil placed in magnetic field,
क्या होगा बेटा, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी विच इज गिवन बाय, कल आप लोग बेटा फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो ये आपका टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ बेटा। अब जैसे ही टॉर्क लगेगा इस कॉइल के ऊपर, ओके, तो ये कॉइल रोटेट करेगी बेटा। ओके, सो व्हेन कॉइल रोटेट्स, कॉइल जब रोटेट करेगी बेटा, ये वाली जो कॉइल है आपकी पी क्यू आर एस लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे मैं पहले एबीसीडी बोल रहा था, तो आपकी ये जो वायर है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की, ये भी ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगी बेटा। ओके, व्हेन कॉइल रोटेट्स, अगर आपको मटेरियल याद भी नहीं रहता है, आप नाम मेंशन करना, कोई बात नहीं। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड, एंड देखो बेटा, जब ये वायर ट्विस्ट करोगे, आप किसी चीज को अगर ट्विस्ट करते हो, जैसे आप स्ट्रिंग, रस्सी को भी ट्विस्ट करते हो, तो क्या होता है, इनिशियली थोड़ा थोड़ा इजीली हो जाता है, बट एक टाइम पे आके वो मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। जितना आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर टॉर्क क्रिएट हो गया है एक। ओके, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, restoring torque is produced in the strip। इस स्ट्रिप में क्या हो जाता है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है बेटा। ओके, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये कॉइल क्या है बेटा, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में होगा बेटा। ओके, restoring torque is produced in the strip which is given by, that is equals to होता है बेटा k थीटा, ये k थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे k का मतलब होता है ट्विस्ट पर यूनिट टर्न, ट्विस्ट पर यूनिट टर्न। ये गिवन वायर के लिए कांस्टेंट होता है बेटा। ओके, ये किसी भी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है आपका। ओके, सो ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो गया बेटा। अब जब तक ये टॉर्क आपका बेटा इस टॉर्क के साथ बैलेंस नहीं होगा, आपकी ये जो कॉइल है ये रोटेट करती जाएगी, और जब कॉइल आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि आपके दोनों टॉर्क्स एक दूसरे से बैलेंस हो गया बेटा। ओके, सो व्हेन कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है वो रुक चुकी है, रेस्ट पे आ चुकी है। व्हेन कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा बेटा, बैलेंसिंग, restoring torque, restoring torque balances the torque in the coil। सो हमारे पास क्या आ गया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया, और इसका फॉर्मूला क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के थीटा। सो यहां से आई की वैल्यू क्या आ गया था, आई इज इक्वल्स टू आ गया के थीटा अपॉन एन आई ए बी साइन थीटा। अब ध्यान रखना बेटा, ये थीटा है, ये आप ऐसा करो इसे अल्फा मान लो यार, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बोलोगे ये दोनों थीटा सेम है। यहाँ पे इसे, इस थीटा को अल्फा लिख लो, ऐसा, इस थीटा को क्या लिख लो, अल्फा लिख लो बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में। ये अल्फा क्या है और ये थीटा क्या है, देखो बेटा, जैसे आपकी जो कॉइल है, ये आपकी जो कॉइल है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर है आपका, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसे थीटा बोल रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, जब टॉर्क लगेगा तो ये आपकी कॉइल रोटेट करेगी कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे ये कितने एंगल से रोटेट कर रही है बेटा, उसे आप अल्फा बोल रहे हो। सो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बाय विच कॉइल विल टर्न। ओके, कितने एंगल से टर्न हुई है बेटा। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया है करंट, इस फॉर्मूला से आप करंट मेजर कर सकते हो बेटा। अब यहां पे बेटा क्या है, जो साइन थीटा है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये कॉइल जो है ये टर्न करेगी, तो थीटा भी वेरी करेगा बेटा आपका। ओके, तो यहां पे क्या होगा, एज
coil turns, थीटा विल वेरी। थीटा क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा यहाँ पे। ओके, तो जिस वजह से ये फैक्टर अब हमें क्या बेटा, ये एक कांस्टेंट नहीं बनने देगा, क्योंकि ये अल्फा एंगल मैं बहुत इजीली मेजर कर सकता हूं। देखिए बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, जब आप एक गैल्वेनोमीटर बनाओगे तो वहां पे आपको मालूम होगा कि आपकी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। सॉरी, यहाँ पे आई नहीं आएगा, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, उस कॉइल का एरिया कितना है, आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, ये चीजें आपको सब पता होगी, के भी पता होगा। अल्फा एंगल आप वो जो मिरर वाला कंसेप्ट बता रहा था वहां से मेजर कर लोगे आपको पता चल जाएगा मिरर से कि ये कॉइल कितने एंगल से टर्न हुई है। नाउ प्रॉब्लम इज विद दिस थीटा, कि ये थीटा मेजर करना मुश्किल है बेटा। तो हमें अब जा तो कोई मेथड बनाना पड़ेगा जिससे हम ये थीटा मेजर कर सके, और हमें जहां फिर ये फैक्टर को ही एलिमिनेट करना होगा। सो थीटा वेरी कर रहा था, सो टू मेक, टू कीप दिस थीटा कांस्टेंट, टू कीप थीटा कांस्टेंट, क्या किया उन्होंने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। तो गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है बेटा। ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, आप अगर इस डायग्राम को भी देखोगे बेटा, ये डायग्राम में देखिए, ये मैग्नेट्स जो है ये कर्व्ड है, यहाँ से ये कर्व्ड है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे ताकि एंगल हमेशा क्या रहेंगे बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, एंड इस वजह से थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा हमेशा। रेडियल मैग्नेट्स, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, ड्यू टू दिस थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो थीटा आपका हमेशा क्या रहेगा बेटा, 90 डिग्री रहेगा। जैसे ये आपके रेडियल मैग्नेट्स अगर आप यूज कर रहे हो, कर्व्ड कर दिया बेटा कुछ इस तरह से इन्होंने। ओके, ये आपकी जैसे कॉइल है, इसके बीच में ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको। ओके, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा कुछ इस तरह से जाएगी। तो आपका इस कॉइल का अगर एरिया वेक्टर ये है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा बेटा। ओके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये एडवांटेज हुआ है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा के अल्फा अपॉन एन ए बी रह जाएगा सिर्फ बेटा, बाकी सारे फैक्टर्स खत्म हो गए। सो अब यहां से आई इज इक्वल्स टू आ जाता है बेटा के जी अल्फा। अब ये के जी क्या है बेटा, के जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल देते हैं इसे। ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या है, के अपॉन एन ए बी। ओके, ये सारी चीजें कांस्टेंट है बेटा। देखो गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर जब रोटेट करेगा ना, तो ये चेंज होने वाला है क्योंकि ये मटेरियल ऑफ स्ट्रिप फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का मटेरियल जो है उसके लिए फिक्स्ड है। फिर नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं चेंज होगी, एरिया भी नहीं चेंज होगा, बी भी नहीं चेंज होगा। तो इस वजह से आपका जो करंट है दैट कैन बी मेजर्ड बाय सिंपली मेजरिंग दिस अल्फा एंगल। और ये अल्फा एंगल आप मेजर कर सकते हो किससे, जो मिरर लगाया हुआ है आपने बेटा वहां पे। ओके, सो यहां से हमारे पास जो करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से अल्फा आ गया है यहाँ पे। ओके, सो आप सिंपली ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू पहले ही डिफाइन कर लेते हो, पहले ही फाइंड आउट कर लेते हो, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपको मालूम होते हैं। अब जब आप गैल्वेनोमीटर यूज करते हो, आपका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कितने एंगल से रोटेट हुआ है वहां से आप करंट मेजर भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है उसमें जब करंट फ्लो करता है तो उस वजह से वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और वो टॉर्क को बैलेंस आउट करने के लिए हमने उसको हैंग किया हुआ है वायर से या स्ट्रिप, फॉस्फोरस स्ट्रिप से, जो एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करती है बेटा। और वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से एक पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जहां पे ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। वंस दीज टू टॉर्क्स गेट बैलेंस्ड आउट, सो हम लोग यहाँ से करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के अल्फा अपॉन एन ए बी साइन थीटा। और एज यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज की गई है जिस वजह से थीटा की वैल्यू हमेशा 90 रहेगी, सो हमारे पास करंट की वैल्यू के अल्फा अपॉन एन ए बी है।
और ये चीजें आपकी जो है बेटा ये कांस्टेंट है, सिर्फ अल्फा वेरी करेगा। जब आपकी एक कॉइल जो है बेटा ये रोटेट करेगी तो सिर्फ अल्फा वेरी करेगा, बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो यहाँ से आप अल्फा मेजर करके गैल्वेनोमीटर की कॉइल कितने एंगल से टर्न हुई है उसे मेजर करके आप सिंपली क्या है बेटा करंट मेजर कर सकते हो। ओके, इसमें देखिए जो ये गैल्वेनोमीटर होता है इसमें जो ये बहुत फॉस्फोरस स्ट्रिप वायर होती है, इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप यहाँ से बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे तो क्या होगा, इसमें इतना ज्यादा टॉर्क क्रिएट हो जाएगा कि इस हैंगिंग वायर जिससे ये हैंग किया गया है वो टूट जाएगी आपकी। इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर को बहुत ध्यान से यूज करना होता है लैब में आपको, क्योंकि अगर आपने एकदम से ज्यादा करंट पास कर दिया तो ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल टूट भी सकती है यहाँ पे। ओके, अब बेटा यहाँ पे ये आपका गैल्वेनोमीटर था, प्रिंसिपल बता दिया है आपको मैंने, इसका फिर वर्किंग कैसे होता है वो बता दिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसका करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन आई। मतलब कि 1 डिग्री टर्न होने पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो करंट सेंसिटिविटी इज अल्फा अपॉन आई। और हम लोगों ने जो ऊपर रिजल्ट ड्राइव किया बेटा अगर आप उससे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे अल्फा अपॉन आई को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से देखिए अल्फा अपॉन आई को क्या लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/kg। एंड 1/kg को क्या लिखा जा सकता है, NABK। ओके, सो ये ध्यान रखना है बेटा, ये करंट सेंसिटिविटी का टॉपिक बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है बेटा। देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कितना सेंसिटिव है, कितना इजीली, कितना स्मॉल करंट मेजर कर सकता है आपका गैल्वेनोमीटर। ओके, ये करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है। तो यहां से सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप, करंट सेंसिटिविटी अगर आपने इंक्रीज करनी है बेटा, अगर आपने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना होगा, एन को इंक्रीज करना होगा, या फिर ए को इंक्रीज करना होगा, और यू कैन से बी को इंक्रीज करना होगा, या फिर के को कम करना होगा बेटा। ओके, तो इस तरह से आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो इन पैरामीटर से बेटा। ओके, तो ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ये चारों फैक्टर्स जो है ये गैल्वेनोमीटर के कॉन्स्टेंट्स हैं एक तरह से, और आप इनकी वैल्यूज जब गैल्वेनोमीटर बना रहे हो तो गैल्वेनोमीटर को कितना सेंसिटिव रखना है तभी आप लोग ये चीजें डिसाइड करते हो, वहां से ही आप ये चीजें डिसाइड करते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे बनता है बेटा एक आता है वोल्ट, गैल्वेनोमीटर के साथ करंट भी मेजर कर सकते हो, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो बेटा। ओके, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आता है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल्स टू होता है बेटा अल्फा अपॉन वी। ओके बेटा, जब आपकी जो कॉइल है वो टर्न करती है पर यूनिट वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न करती है, दैट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, V बाई अल्फा। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को क्या लिखा जा सकता है बेटा, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना करंट है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, आर क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है यहाँ पे बेटा। ओके, सो इसे क्या लिखा जा सकता है, अल्फा अपॉन आई को अभी हम लिख के आए थे 1/kg, के जी आर जी आ गया है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी यहां से बन जाएगी बेटा NBE अपॉन के इंटू आर जी। तो ये फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर का। ओके, यहाँ पे भी अगर आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है, अगर आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना होगा, एरिया इंक्रीज करना होगा, या के को डिक्रीज करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, अगर आपने वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है बेटा, प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, जब आप बोर्ड पेपर लिख रहे हो तो ये एरोज ऐसे मत मार किया करो, आप प्रॉपर्ली लिख के दिखाया करो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड। ओके, सो अब यहाँ पे बेटा आप बोलोगे सर आपने एन और आर जी को नहीं इंक्लूड किया। अब आप सोचोगे कि अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता हूं तो एन को बढ़ा दूं,
बट बेटा यहाँ पे एक चीज और होगी कि एन बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी। देखिए बेटा, ये कॉइल है, कॉइल की एक टर्न है, अगर मैंने कॉइल की दो टर्न रखनी है, ओके, तो इससे क्या हो रहा है बेटा, कि दो टर्न्स है, तीन टर्न्स है, तो एन बढ़ रहा है। एन के बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, वायर की, गैल्वेनोमीटर की जो ये वायर वाउंड की हुई थी आयरन कोर के ऊपर, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी बेटा। लेंथ बढ़ने का मतलब है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अब रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से ये फैक्टर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। सो आप लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कभी भी नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज नहीं करोगे, ध्यान रखना ये चीज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से लेंथ बढ़ जाएगी, ओके, और लेंथ बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस से वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो रही है बेटा, तो इससे इंक्रीज हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, तो इसको इंक्रीज करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी वहीं पे रह जाएगी। तो इसीलिए ये फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्हीं फैक्टर से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की वेरी कर सकते हो बेटा, ओके। सो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आपको, है कोई प्रॉब्लम बेटा, ये पार्ट क्लियर है सारा? सो बेटा कोई डाउट नहीं है, ओके। सो ये गैल्वेनोमीटर का पार्ट है बेटा, आज हमने सिर्फ नो गैल्वेनोमीटर, सर, नो डाउट। आज हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर किया है। इस गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है ये, ओके, इससे कैसे करंट मेजर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म, ठीक है। हम लोग कॉइल आपकी कितने एंगल पे रोटेट हुई है उसको मेजर करके, इस अल्फा एंगल को मेजर करके आप ये करंट मेजर कर सकती हो, ओके। सो आप फिर दो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा और कैसे करते हैं, और सेम वे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा और कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सीखेंगे बेटा, ओके। सो आप देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज एंड करंट भी मेजर कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं मेजर कर सकते आप लोग, बट कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आपने इस रजिस्टर में करंट मेजर करना है तो आप गैल्वेनोमीटर क्या करोगे, सीरीज में लगाओगे, ओके। जब आपने इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो आप गैल्वेनोमीटर को क्या कर दोगे बेटा, पैरेलल में मेजर कर दोगे। यहां से करंट कैसे मेजर होगा, करंट विल बी इक्वल टू आ जाएगा के जी इंटू अल्फा, अल्फा इसका कितने एंगल से रोटेट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कैसे मेजर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जितना इसमें करंट जा रहा है इंटू रेजिस्टेंस, और करंट का कैसे पता चलेगा, के जी इंटू अल्फा इंटू आर आ जाएगा। तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को आर जी लिख देता हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे इसके अंदर जो करंट जा रहा है आई जी लिख देते हैं इसे, आई जी, ओके, यहाँ पे भी आई जी है। तो अब क्या है, सीरीज में होने की वजह से क्या होगा बेटा, सीरीज में क्या है, यहाँ पे मैं करंट मेजर कर रहा हूं, यहाँ पे इस साइड में क्या कर रहा हूं, वोल्टेज मेजर कर रहा हूं बेटा, ओके। तो करंट जितना गैल्वेनोमीटर में से पास होगा उतना ही इस रेजिस्टर में से पास होगा। तो हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया तो इस रेजिस्टर का करंट भी उतना ही होगा बेटा, सेम होगा दोनों में करंट, ओके, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट करंट होगा, इसके अंदर डिफरेंट करंट जाएगा, इसके अंदर डिफरेंट करंट जाएगा। मुझे सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा बेटा, ये दोनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया है, तो मैं अगर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वीजी वो निकालू तो उतना ही ड्रॉप आपका क्या होगा बेटा, उतना ही ड्रॉप इस रेजिस्टर के क्रॉस होगा, ओके। यहाँ पे करंट सेम था, अगर आई जा रहा था करंट रेजिस्टर में तो दोनों के क्रॉस सेम करंट होगा। सो यहां से वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस गैल्वेनोमीटर कैसे आएगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको मालूम है, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना पास हो रहा है वो हम लोग अल्फा को मेजर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर से करंट एज वेल एज वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं, बस आपने इसे इधर सीरीज में और इधर पैरेलल में लगाना है। गैल्वेनोमीटर की रेंज कम होती है बेटा, और थोड़ा सा इसके क्रॉस पावर ड्रॉप ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें इसे एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।